और मान लो मोमडन की बात करें तो मोमडन की तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे सामने मोमडन कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा ना तो ज़्यादा वोट मेरे को मिलेंगे। राजपूतों से मेरी बहुत अच्छी सेटिंग है, मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है। जाटों से मेरी बहुत अच्छी, विश्नोइयों से बहुत अच्छी, मतलब ब्राह्मणों से बहुत शानदार है क्या। तो मेरा ऐसा कोई समाज ही नहीं है। मालियों से मेरी बहुत अच्छी सेटिंग है, मतलब ये समझो कि एक रिकॉर्ड हो जाएगा क्या। मैं पिछली बार सीरियस कैंडिडेट था क्या, जब वो टिकट मिली उनको तो उस टाइम तो पहले नाराजगी हुई मेरे को, मैं बैठ गया घर, ठीक है। तो कन्हैया जी का मैसेज आया, फिर वो आया, फिर मेरे को बुलाया कैसे। तो मैंने कहा जी, मैंने उनसे सीधी सी बात की, मैं कहा भाई साहब बात यह है कि बेईमानी तो मेरे से होगी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा, मैं कभी ऐसा है कि मेरा तो है नहीं, अशोक जी से बात हो तो करूँगा। फिर अशोक जी से बात हुई, उस टाइम उन्होंने फ़ोन लगा बीच में, फिर अशोक जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरे को, अशोक जी ने कहा कि अभी भानी भाई है नहीं, अरविंद आपको संभालना है क्या। तो मैं उस टाइम चालू हो गया, सीधी सी बात है, ये अंदर की बात ही है, ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से, मेरे से बेईमानी तो होती नहीं थी क्या। तो राजनीति में बेईमानी नहीं करने वाला आदमी चलता नहीं है वैसे। नहीं चलेंगे, नहीं सी। 1996 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पापा, मैं और ड्राइवर आ रहे थे अमृतसर से, 1900 राजी सर के बाहर हमारा सुबह एक्सीडेंट हो गया। तो पापा जी और ड्राइवर तो एक्सपायर हो गए थे, मैं भी कोमा में रहा था काफ़ी टाइम। तो मेरे को उस टाइम भी मेरे को 15-20 यूनिट ब्लड चढ़ा, लेकिन ब्लड देने वाले इतने लोग आ गए वहाँ, ये पीबीएम हॉस्पिटल को कहना पड़ा कि हमारे पास जगह नहीं है लेने की। और उसमें हमने इससे गोमूत्र से और गोबर से कि काफ़ी बड़े प्रोग्राम किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर भी हमने जयपुर में प्रोग्राम किए, तो किसानों को बता भी थे, और सरकार से हमारी चल रही है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी मिलेगा और काफ़ी कुछ तो सरकार ने कर भी दिया और कर देंगे। एक बात और है जी, मेरे को टिकट देने से ना कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। बीकानेर जिले में तो होगा ही जी, क्योंकि जो समाज के वोट हैं या जो मेरे अच्छे मिलने वाले हैं वोट हैं, जब उनको लगेगा, चाहे बीजेपी माइंडेड के भी हैं, उनको लगेगा कि कांग्रेस ने अरविंद मिड्डा को टिकट दी है, वो वोट भी डाइवर्ट होंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद मिड्डा। अरविंद जी यूथ कांग्रेस बीकानेर के महासचिव रहे, शहर कांग्रेस के सचिव रहे, शहर कांग्रेस बीकानेर के महासचिव रहे और अभी वर्तमान में बीकानेर शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। कई सामाजिक संगठनों में इनके पास दायित्व है। फल एवं सब्जी मंडी के पिछले 25 वर्षों से अध्यक्ष हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इनके साथ खूब सारी चर्चाएं करेंगे। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विद बीएमआर। अरविंद जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू, आपने याद किया। मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि आपने जीवन की शुरुआत चाय का ठेला लगा करके की थी। इस बात में कितनी सत्यता है? ये बात सही है कि मैंने शुरू में समझो 10-11 साल की उम्र में ही पापा जी लगाते थे, तो डीआरएम ऑफिस के सामने खोखा लगाया था, चाय बेचते, वहाँ उन्होंने मीन्स हटा दिया, तो कोर्ट में आगे सामने एक ठेला लगाया था, कचहरी। वहाँ से भी एक बार हटे, तो फिर जूनागढ़ के सामने बस स्टैंड के सामने वहाँ ठेला लगाया, ठीक है। वहाँ से भी हटे तो फिर सब्जी मंडी जो कोर्ट गेट में है रिटेल वाली, वहाँ पे एक मेज़ पे चाय की बेचने की जगह शुरुआत की वहाँ से, ठीक है। उस टाइम मेरी उम्र शायद 10-11 साल की होगी। स्कूल से मैं सीधा वहीं आ जाता था, जी। ठीक है। सुबह स्कूल जाता, स्कूल से मैं वहाँ आ जाता, सुबह से लेकर शाम तक चाय बेचते, और मतलब वैसे पापा जी रहते, फिर उसके बाद मैं रहता, मतलब तो स्कूल से आके तो चाय आप ही बनाते थे? हाँ, चाय मैं भी कई बार बना लेता था, और आदमी भी रखा हुआ था एक, और पापा जी भी थे। जब चाय की सेटिंग हुई तो शाम तक समझो 10-11 बजते थे। मेरे पास में एक पास में सब्जी वाले ठेले थे ही जी। वो ठेला देखते थे, तो मेरे को ऐसा लगता, एक था जो सुबह मिर्ची वगैरह लाता 4-5 बोरी और घंटे 2 घंटे बेच के चला जाता, तो 20-30 रुपये कमा के चला जाता। तो मैंने कहा यार ये 20-30 रुपये कमा लेता है घंटे 2 घंटे में ही, 3 घंटे में, तो अपने सुबह से लेकर शाम तक 10 रुपये बनते हैं, तो अपने इसको क्यों ना इसका ही अपने सब्जी का ही ठेला लगा लें। तो फिर मैं एक मंडी से 10 रुपये का उधार ही लाया। हमारे गफ़ार भाई वो करते थे, अब वो नहीं है, 7 नंबर दुकान है उनकी, उनसे मैं उधार ही ले गया था 10 रुपये गोभी का बोरा, जो मेरी शुरुआत सब्जी मंडी में एंट्री की सबसे पहली खरीद है।
आज भी उनकी सब्जी मंडी में दुकान है, उनके बेटे रफीक भाई हैं, वो काम करते हैं। जी। वो मैं 10 रुपए का बोरे गोभी का लाया, उसमें मेरे को समझो 2 एक घंटे में बिक गया और 10-12 रुपए उसमें बच गए। तब मैंने कहा ये तो ठीक है, ये सुबह से लेके शाम तक अपन करते हैं। उसके बाद वहीं ठेला लगा लिया। फिर एक रिटेल की दुकान थी सब्जी की, उन्होंने वो बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने मेरे को प्रपोज किया कि आप तुम मेरे साथ आ जा, अपन यहाँ पार्टनरशिप में काम शुरू कर लेते हैं। तब वो मैंने उनके साथ वहाँ रिटेल सब्जी बेचनी शुरू की। ये सोचा भी बाहर से लोग सामान लेके आते हैं, तो मैंने फिर वो उसको करके फिर मैंने जोधपुर से टमाटर लाना शुरू किया। जो मैं रात को जाता, सुबह वहाँ से टमाटर भरता, ट्रक में डाल के वापस लेके आता और बेच के मैं उसको वापस वहाँ जोधपुर, ऐसे करके शुरुआत मैंने ऐसे की। फिर धीरे-धीरे भगवान ने मेहरबानी रखी और मैं इसमें कुछ बढ़ता गया आगे। जी। तो फिर मुझे वहाँ पे रानी बाज़ार में सब्जी मंडी थी उस टाइम, तो वहाँ पे मेरे को वहाँ एक आड़ती हमारे रामलाल जी थे, उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया भी अपने पार्टनर बन जाते हैं। तो उनकी फ़र्म थी गेलाराम रामलाल। ये समझो बात है 1982 से पहले की। उम्र क्या थी उस समय आपकी? उस टाइम मेरी 20 साल उम्र थी। अच्छा, ये करीब 12-13 वर्ष से आपने हाँ। शुरू किया और यहाँ आते-आते हाँ, मतलब 7-8 बीस- साल में मैं यहाँ पहुँचा। और हुँ। 12-13 5वीं-6वीं में पढ़ता था, स्कूल से पढ़ के आता था, तो सीधा दुकान पे आ जाता था जी। या गाड़ी पे आ जाता था। फिर उसके बाद तो वो मैंने यूँ शुरुआत की। उसके बाद जो है आड़ती बन गया, मतलब रानी बाज़ार सब्जी मंडी होलसेल का काम करने लगे। होलसेल का शुरू कर दिया मैंने। अरविंद मिड्डा हुँ। सब्जी मंडी के अध्यक्ष कब बने पहली बार? मैं पहली बार बना जी 98-99 में। हाँ, 98 में बना था, ठीक है? उस टाइम इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, तो मेरे सामने जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनको सिर्फ 9 वोट मिले थे। आपको कितने मिले? उस टाइम हमारे शायद 32 मेंबर थे, तो 23 वोट मेरे को मिले और 9 वोट उनको मिले थे। ये शायद 98 के आसपास की बात है, जी। ठीक है? तो उसके बाद मैं बन गया, तो मेरे को तो फिर सोचना ही था इस सब्जी मंडी में क्या-क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या, तो मैंने पूरा अपना बिज़नेस भी चलाया साथ में और इसको भी मैंने किया। तो उसके बाद क्या है कि फिर हर 2 साल बाद मेरे को ही नियुक्त करते रहे और अभी तक समझो मैं करीब 25 साल से 24-25 साल हो गया मेरे को अध्यक्ष बने, कंटिन्यू मैं ही हूँ। इलेक्शन होता है हर बार? नहीं, मीटिंग ही होती है, सर्वसम्मति से वापस अच्छा, आपको निर्विरोध बना दिया निर्विरोध जाता है। बनाते हैं। इलेक्शन उसके बाद हुआ ही नहीं। एक ही बार इलेक्शन हाँ, बस वो 98 के आसपास जो इलेक्शन हुआ तब था। से आज तक अरविंद मिड्डा ही अध्यक्ष है? हाँ, मैं ही अध्यक्ष हूँ अभी तक। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। अब तो मैंने कहा ही था, मैं क्या, अब मेरे को इलेक्शन लड़ना है, अब मेरे को फ्री कर दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इलेक्शन तो लड़ लो आप, उसके बाद देखेंगे। क्या? तो मैंने कहा अब मैं क्योंकि वैसे भी मैं अब क्या है, काम तो मेरे 10-12 साल से मैं मतलब बिज़नेस तो नहीं कर रहा, लेकिन मंडी रोज़ जाता हूँ मैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो फिर आपका बिजनेस कौन संभालता है? बिज़नेस भाई हैं 2, बेटा है। अच्छा। हमारी जॉइंट फैमिली है, 3 जी। भाई हैं हम, तीनों साथ ही रहते हैं, एक ही किचन है हमारे। तो भगवान अच्छा। हाँ, तो भगवान की मेहरबानी, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। बिजनेस तो मंडी में ही है आपका? हाँ, बिज़नेस मंडी में है हमारा, ठीक है। अच्छा। तो 2 भाई हैं छोटे और बेटा है, वो संभाल रहे हैं। मैं 11-12 बजे 1 बजे जाता हूँ। उसके बाद मान लो बिज़नेस संबंधी कोई बातचीत है या कोई है तो मेरे से होती रहती है, लेकिन मतलब मेन काम मैं नहीं करता। मैं यूँ सक्रिय रूप से आपकी बिजनेस में भागीदारी नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे कोई भी होती है। और फिर वैसे भी क्या, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो अब मान लो सब्जी मंडी की कोई समस्या, कोई बात है तो वो करनी होती है, वो आए हूँ। ऐसे मैं बीकानेर की 10, 15, 20 संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जिसमें अध्यक्ष अच्छा। बन हाँ। तो वो क्या है कि कोई ना कोई काम चलता रहता है, तो मेरा फिर शाम को ऐसे ही गुज़र जाता है कुल मिला के, क्या। और एक समझो कि मतलब ऊपर शिव जी भोले की पूरी मेहरबानी मेरे पर कि मैं मतलब शुरुआत मेरी ज़ीरो से हुई है। और ये समझो कि जब रानी बाज़ार सब्जी मंडी थी ना, तो सामने हमारे मंदिर था, मंदिर है अभी भी, भैरवगिरी मठ, ठीक जी। है। तो तब मैंने वहाँ जाना शुरू किया था, ठीक है। तब से मेरा आज तक मेरा मंदिर में नागा नहीं होता। कोरोना में मैं नहीं जा पाया। बाकी आप लगातार जा रहे हैं लगातार अभी तक? हाँ, अभी तक। क्या उसमें क्या होता है कि अपने पहले सुबह जाता था मैं रानी बाज़ार में, और यहाँ जब सब्जी मंडी पुगल रोड में शिफ्ट होगी तो फिर तभी सुबह जाता था। मार्कंडेय शिव मंदिर है हमारे रेलवे से, वहाँ जाता था। जी। उसके बाद क्या है कि अभी 15, 14, 12, 13 साल पहले खुद का मंदिर बना दिया अपन ने पुगल रोड पे, अच्छा। प्रकाशेश्वर महादेव के नाम से ना। जी।
अब शाम को मैं जाता हूँ वहाँ, उसमें मतलब पापा जी मम्मी की मूर्तियाँ भी लगाई हैं अपन ने, और राम दरबार भी है उसमें, ठीक है। अच्छा। मेन रोड पे ही है, प्रकाशेश्वर महादेव के नाम से ना, जी। ठीक है। अच्छा हाँ। अरविंद जी, आप खूब सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हो, हुँ, जैसा कि आपने बताया। हुँ, आपने अभी तक बहुत सारे काम कराए हैं। हुँ, हुँ। उसमें से आपको कौन-सा काम ऐसा लगता है जो आपको ये सुकून देता है कि मैंने इस काम को इस संस्था के साथ जुड़ करके किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है? ऐसा था, मेरे को 93 या 94 के आसपास ना, जी। एक हमारी संस्था है, अभी भी मैं उसमें हूँ, माँ कृपालय सत्संग भवन, ये पाऊबारी में है, हमारा ऑफिस था। उसमें क्या हमने शुरू किया था, सिलाई सेंटर। तो बीकानेर के काफ़ी जगह हमने सिलाई सेंटर शुरू करवाए हैं, ठीक है। और उस सिलाई सेंटरों में क्या था कि निःशुल्क था महिलाओं के लिए, और हम वहाँ जगह लेते और वहाँ पे सिलाई सेंटर शुरू कर देते। 3 महीने में एक बच्ची का कोर्स पूरा हो जाता था। हर एक महीने में एग्ज़ाम होता था। छोटे से कपड़ा लेके बड़े सब ट्रेंड हो जाते थे, और एग्ज़ाम होते थे। जो क्लियर होती उसके बाद उसको जारी कर देते थे। तो बीकानेर के कम से कम 15-20 25 जगह पे ना, और ख़ासकर नीचे की बस्तियाँ, हरिजन बस्ती या नीचे तबके के लोग वहाँ, और अच्छी जगह भी। एक मंदिर में भी मैंने अपने जो मार्केश्वर मंदिर है, जहाँ मैंने पापा जी के नाम से एक रूम और भवन भी बनाया, वहाँ भी मैंने सिलाई सेंटर चलाया था। तो वो सिलाई सेंटर जो है ना, उसमें एक जब वो सीख के जाती थी ना कंप्लीट, उसको 150 रोज़ की घर बैठे कमाई शुरू हो जाती थी बच्ची को। अच्छा, उसमें हमने ये भी सिस्टम बना रखा था भई, उसमें हम सिलाई मशीनें भी देते थे। वो कहते थे ये थे भी किस्तों पे पैसे देने हैं, ठीक है। जी। 30 महीना हम कहते थे, भी किसी को ऐसे लगे फ्री में मिली है, पर किस्त हमने किसी से माँगी नहीं, जो आ जाए ठीक है। और वरना क्या होता था, मान लो जिसकी शादी होगी, उसको कहते भी शादी होगी, ये गिफ्ट होगी, तेरी किस्त खत्म। अच्छा। तो उसमें वो क्या होता था, उसको एक परमानेंट रोज़गार मिल जाता। हमारे यहाँ सीख के जाती, और वो उसकी ये पोजीशन भी नहीं होती कि वो सिलाई मशीन खरीद सकती है, तो उसको हम सिलाई मशीन दे देते थे। जब उसको ये कहते थे भी ठीक है, तो कमा के 1 रुपये रोज़ अलग निकालती रहना, 30वां महीना हमारे को पहुँचा देना। वो जो वहाँ पहुँचा दी थी हमारे ऑफ़िस में, ठीक है, माँगने हमारा कभी कोई नहीं गया, ठीक है। फिर उसको भी ना लगे मेरे को फ्री में नहीं मिली, और हमारे को हम दे दिए, सोच लिया भी ठीक है। अब जो मान लो आ जाती है, मान लो कुछ आ जाते पैसे, तो वो भी इकट्ठे करके उसी में लगा देते। तो ऐसे करके वो उस टाइम थोड़ा सुकून मिलता था कि भाई ये एक घर बैठी महिला को, बच्ची को रोज़गार मिल गया। क्या है कि मैं आपको बताऊँ, हमारा एक वृद्ध आश्रम है मुक्ता प्रसाद में, जी। जय भीम वृद्ध आश्रम, ठीक है। उसमें सरकार उसको देती है, मतलब खर्चा वहाँ हमारे यहाँ काफ़ी बुजुर्ग हैं वहाँ, तो उसमें सलाहकार समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। मैं ऐसे मतलब 15-20 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, तो उसमें भी हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें 10-15 साल से ज़्यादा हो गए मेरे जुड़े हुए। तो जब से जुड़ा हूँ ना, तो मैंने ये सोचा मैं कि इनको खाना-पीना सब मिलता ही है, तो इनको 100 रुपए महीना अपन दे दें खर्चे के लिए। तो ये कोई इनकी चीज़ खाने की इच्छा होगी, तो वो खा लें, खुद बाज़ार से ले आए। खुद ले लेंगे, मँगा लें। तो उनको जब मैं देता 100 रुपए महीना मान लो, तो उनको एकदम खुशी लगती है उनको। उनको पता नहीं ऐसा लगता उन्हें क्या मिल गया। उनको क्या मिल गया लगना, तो मेरे को लगता है मेरी लॉटरी खुल गई। मतलब आपने 100 रुपए दिए तो आपको 1000 रुपए फ़ायदा हो जाएगा उसके चेहरे की स्टाइल देख के कि उसको क्या है क्या। जी। तो उसमें उसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे को दूसरी ज़िंदगी मिली थी। 1996 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। पापा, मैं और ड्राइवर आ रहे थे अमृतसर से। 1900 राजेसर के बाहर हमारा सुबह एक्सीडेंट हो गया। तो पापा जी और ड्राइवर तो एक्सपायर हो गए थे, मैं भी कोमा में रहा था काफ़ी टाइम। कोमा में रहे? हाँ, कोमा में काफ़ी टाइम रहा, मतलब समझो मेरे को 2 महीने बाद ही छुट्टी मिली थी। एडमिट रहा 2 महीने तक, ओह! और कोमा में काफ़ी दिन रहा था कोमा में। उस वक़्त जब मेरे को एक्सीडेंट हुआ, तो वो मुझे जैसे बताया कि मेरे को राजी सर के पास हुआ था, तो वहाँ उन्होंने यहाँ से फ़ोन किया, तो पुलिस वालों ने ही भेज दिया, वही लेके आया मेरे को, फिर घर वाले पहुँच गए सारा। तो मेरे को उस टाइम भी मेरे को 15-20 यूनिट ब्लड चढ़ा, लेकिन ब्लड देने वाले इतने लोग आ गए वहाँ, ये पीबीएम हॉस्पिटल को कहना पड़ा कि हमारे पास जगह नहीं है लेने की। क्या अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि तो आपके मतलब रिलेशन इतने मतलब उस टाइम ऐसा था। प्रगाढ़ थे, इतने हाँ, लोगों से थे। हाँ, इतने लोग हैं, और मेरे को बताया भी 25, 30, 50 आदमी 24 घंटे बैठे रहे वहाँ। ये 1996 की बात अच्छा, है। आपको तो होश था नहीं? मेरे को तो होश था नहीं। मुझे जैसे बताया ना बाद में, भी ऐसे इतना ब्लड चढ़ा, इतने लोग आ गए, और पीबीएम में उन्होंने कह दिया कि हमारे पास सब जगह नहीं है। तब मैंने सोचा, तब मेरी कुछ ज़्यादा इच्छा है। मैं कहा जब लोग इतना प्यार रखते हैं, तो अपना क्या है? क्या? कि जब इतने लोग आ गए ब्लड देने के लिए और बैठे रहे, क्या? मैं कहा अब कुछ करो यार, क्या? भई अपने को खानी तो 2 रोटी है, और क्या है? और उसमें पहले भी कमी नहीं आई थी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो अपनी गाड़ी तो उसके अपने बाद में आपने सामाजिक कार्यों में स्पीड से हाँ स्पीड तेज कर दी। हकीकत ये है कि जब मेरे को लगा ना कि भाई ये है, अब तो वो उसमें फिर अपने इसको तेज कर दिया, अभी चलने दो, ठीक है। एक चीज़ और थी मेरे दिमाग में कि एक फंक्शन प्रोग्राम होते हैं, तो फंक्शन प्रोग्राम होते थे तो वहाँ पे गरीब भी आते हैं मांगने के लिए, तो लोग उनको दुत्कार देते थे तो वहाँ मैंने ये सोचा कि यार इनका भी ऐसा कोई दिन होना चाहिए कि जिससे ये इनको भी इज्जत से बैठ के खाना खिलावें। तो मेरे पापा जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ जब 1996 में, पापा जी एक्सपायर हुए, तो पहली बरसी पापा जी की जब आई तो 1997 में, तो मैंने कहा भी ऐसा क्या करें। तो मैंने सोचा भी अपने इस पापा जी की पुण्यतिथि पे आसपास के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको बुला के ना अपन जो खाना अपन खाते हैं या जो अपने गेस्टों को खिलाते हैं वो उनको खिलाएं। तो वो मैंने 1997 में शुरू किया। वो हर पापा जी की बरसी पे उसमें बड़ी तादाद में आते हैं, आज तक कर रहे हो? आज तक चल रहा है वो, ठीक है। वो उनको जैसे अमूल की आइसक्रीम है, देसी की हलवा है, जो अपन खाते हैं वही खाते हैं। मेरे भी 150 आदमी आते हैं जो है, और बाकी वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। अभी 3 दिन बाद ही 12 अक्टूबर को मेरी मेरी फिर मम्मी की बरसी है, क्या पापा जी वो है वो चल रही है। फिर मेरी मम्मी 2014 में एक्सपायर हुई, 2015 से वो शुरू होगी, लेकिन कोरोना में 2 साल 3 साल वो नहीं हुई, वो बीच में गैप हुआ क्योंकि उसमें तो संभव था नहीं अभी 12 अक्टूबर को जो है मेरी मम्मी की है, उसमें यही प्रोग्राम होगा, मेरे घर के बाहर ही टेंट लगेगा। एक मेरे पास में एक घर और है, 1/16 मुक्ता प्रशांत कॉर्नर के, वो जब से मैंने लिया ना 2007 से वो लोगों को फ्री सेवा है। कोई फंक्शन प्रोग्राम करता है ना अपना, उनसे लाइट खर्चा भी नहीं लेते क्या। अच्छा। वो उसमें चल, और बरसी भी वहीं मनाते हैं हमेशा। मैंने अपने जो अपना खेत है पास में ही है, बजरंग दौरे के पास में ही अपना खेत है जी। जहाँ आपने मंदिर बनाया हुआ था उसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो वहाँ पे खेती करने के लिए ट्यूबवेल लगाया था। और उसके पीछे हमारे क्या गोचर है हमारे जमीन के पीछे ही गोचर है, मेन रोड पे अपनी जमीन है, उसके पीछे गोचर है। तो 2-1 साल तो खेती की, पर पीछे देखते थे गाय आती थी, आसपास पानी कहीं था ही नहीं। तो मैंने कहा अपने खेती में अपने को जो मिलना है ठीक है, उससे क्या ऐसा कुछ मिल जाएगा, तो अपने ये पानी जो है अपना ट्यूबवेल का इन गोचर में डाल दें क्या तो मैंने उस टाइम फिर 2-1 साल खेती की, इस बात को 10-12 साल तो हो ही गए, ज़्यादा भी होंगे तो वो फिर एक पाइपलाइन सीधी अंडरग्राउंड करके ना पास में खड्डा था गोचर में, उसमें डाल दिया, तो तालाब बन गया। तो उसमें अब तब से मतलब 10-12 साल हो गए हैं कि वो गायें पानी पीती रहती हैं। खेती नहीं करते? खेती बंद कर दी, खेती बस 2-1 साल की थी जब ट्यूबवेल लगाने के बाद, उसके बाद खेती बंद कर दी। तो मैं क्या ये जो कमाई है गायों वाली, भाई इतने सब कुछ मतलब पानी था ही नहीं उनके लिए क्या, तो मैं कहूँ गायों को पानी मिल जाएगा, इससे बड़ी कमाई और क्या है। तो खेती से क्या कमा लेंगे अपन, 2 लाख 5 लाख 10 लाख क्या, इससे बड़ी कमाई मिलेगी नहीं। उसके बाहर भी अपन एक छोटी कुंडी बना रखी है कि बाहर जो रोड पे आने वाली है वहाँ भी मंदिर में जो पुजारी है वो कुंडी भर देता है, पाइप लगे हैं वो डाल देता है, तो बाहर वाली गायों को तो उधर से मिल जाता है। लेकिन बड़ा पानी मेन पानी जो है पीछे वो जितने घंटे लाइट रहती है ना, 6 घंटे 8 घंटे रहती है लाइट, तो अपना ट्यूबवेल चलता रहता है क्या, उस सीधा वहीं जाता है, या मंदिर के लिए पानी भर लेता है वो पुजारी, और बाकी वही पानी वहाँ सारा गायों यूज होता है। तो उसमें भी एक संतुष्टि मिलती है, भाई इससे बड़ी क्या कमाई होगी क्या, भाई गायों को आप पानी मिल जाए क्या इतनी, और गर्मी में, सर्दी में तो गर्मी में बहुत दिक्कत होती है क्या, तो वो ये बहुत बड़ी कमाई है मेरी क्या, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है क्या? जी। ठीक है। और मैं राजस्थान गौ सेवा परिषद में उपाध्यक्ष भी हूँ, ठीक है। अच्छा। तो उसमें भी हम हेमजी शर्मा उसमें हमारे अध्यक्ष हैं, और उसमें हमने इससे गौमूत्र से और गोबर से कि काफ़ी बड़े प्रोग्राम किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर भी हमने जयपुर में प्रोग्राम किए हैं, तो किसानों को बता भी थे, और सरकार से हमारी चल रही है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी मिलेगा क्या? और काफ़ी कुछ तो सरकार ने कर भी दिया है, और कर देंगे कि गाय पालने वालों को घर बैठे गोबर से और गौमूत्र से पैसा मिलना लग जाएगा क्या, जो बहुत बड़ी सेटिंग हो जाएगी मतलब। तो उसमें भी हमारे हेमजी शर्मा जो अध्यक्ष हैं वो लगे हुए, और मैं उनके साथ ही हूँ, मैं उपाध्यक्ष बनाया है मेरे को उन्होंने, तो वो चल रहा है, उससे भी थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है। और ये हो गया ना, जिस दिन सरकार के समझ में आ गई बात, और ये हो गया, तो मतलब ये समझो कि जो बाहर गाय घूमती है ना, लोग बाहर भेजेंगे नहीं, मतलब एक दिन में 70 रुपए का एक गाय गोबर और गौमूत्र देती है। अच्छा। हाँ, दे सकती है उसको, अगर आप सही यूज करें आराम से अभी भी मतलब, तो ये समझो बहुत अच्छी सेटिंग हो जाएगी कि उसका यूज हो जाएगा, और लोग गायों को बाहर छोड़ेंगे नहीं, ये समस्या और हल हो जाएगी अपनी। अरविंद जी, आप मंडी के करीब 25 साल से अध्यक्ष हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, 24-25 साल हो गए। तो वहां पर आपने व्यापारियों और पल्लेदारों के लिए कुछ स्पेशल काम किया है? हाँ, ऐसा जब भी मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास कोई आता है, तो मैं उसको
मतलब निराश नहीं करता। कोई भी किसी की है, चाहे पल्लेदार है, मजदूर है, मुनीम है, व्यापारी है, आड़ती है, मतलब मेरे पास कोई भी किसी बात के लिए आता है या कोई फ़ोन आता है, तो मेरी तरफ से जो होता है मैं तुरंत कर देता हूँ। क्या भाई, पेंडिंग रखने की आदत नहीं है। भाई जो आ गया, जो अपन कर सकते हैं, मतलब उसमें कभी सोचा नहीं कि अपने को कोई आ जाए, चाहे मंडी का है बहुत अच्छी बात है, और कोई अनजान भी आ जाता है तो मुझे दिक्कत नहीं होती। क्या भाई, अपने क्या है, ठीक है। और अपने किसी दो मीठे बोल बोलने में तो वैसे आदमी हो जाता है, और उसको थोड़ा रेस्पॉन्स देने में, या उसके लिए कहीं फ़ोन करना है फ़ोन कर दे, या उसको जो सपोर्ट अपन कर सकते हैं जो अपनी पोजीशन में है वो कर दे, तो अपना अपना क्या जाना है, क्या। और वो तो मैं और कई लोगों को कहता भी है, मैं क्या, बिजनेस एक ये भी करके देखो आप, क्या? लोगों को सपोर्ट करके, मदद करके, उसमें कितने गुना आपको मिलेगा। अरविंद जी, आपकी पॉलिटिकल लाइफ कब शुरू हुई? पॉलिटिकल लाइफ मैं समझो 1990 में, समझो 33 साल पहले कांग्रेस से जुड़ा था। 1992 में मेरे को यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, बीकानेर का, ठीक है। उसके बाद 1994 में, जब 25 साल बाद राजस्थान में इलेक्शन हुए, नगर पालिका के, नगर परिषद के इलेक्शन हुए नहीं थे, नगर निगम के, तो 25 साल में इलेक्शन हुए, तो मेरे क्या है कि अपने मक्खन जी जोशी हैं अपने, उनकी फैमिली से मेरे पुराने रिलेशन है। उन मेरे क्या, मेरे पापा के, मक्खन जी के पापा से, झमन साहब से रिलेशन थे। जी। तो उन्होंने, उनका फ़ोन आया कि यार अरविंद मेरे पास आ। मैं तो उनके पास गया, तो मक्खन जी कहने लगे कि तेरे को इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने कहा मेरे को क्या इलेक्शन लड़ना है, कि नहीं नहीं तेरे को लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। उन्होंने तो वोटर लिस्ट भी निकाल के रखी हुई थी, मेरे को पकड़ा दी। ऐसे थे, फिर पापा ही से भी उन्होंने कहा, बात हुई, तो उन्होंने कहा लड़ना है तो ठीक है अभी। तब वो इलेक्शन लड़ने का मूड बना लिया। फिर क्या हुआ कि उनकी पार्टी में थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी से था बिलोंग, तो वहाँ नहीं, वो जनता दल से थी। जनता दल से, हाँ। तो जनता दल से थे वो, उनका पैकअप था, उससे पैचअप था कम्युनिस्ट पार्टी से। जी। तो उनके वो, मेरी जो वार्ड की 28 नंबर वार्ड की है ना, वो सीट उन्होंने उसको, वो उसके नेता थे अपने वर्कशॉप में, सन्नू महाराज या कुछ थे, तो वो हो गए। अब वो मक्खन जी को तो फिर पीछे हटना पड़ा कि अभी वो उसमें कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है, अब जो मूड बना लिया था तो फिर ठीक है। और कांग्रेस से मैं रिलेटेड था ही, मक्खन जी से तो वो हो गया भी, ठीक है, फैमिली के हिसाब से थी, तो फिर वो मूड बना लिया। फिर भानु शंकर जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है। कांग्रेस ने टिकट दे दिया आपको? हाँ, नहीं, कांग्रेस ने टिकट यहाँ से फाइनल करके जयपुर भेजी थी सैंक्शन करने के लिए, तो जयपुर भी चला गया। मैं कहा चलो देखें। तो वहाँ जयपुर में गया, हमारे वो आपस में जो हमारे मुख्यमंत्री थे और उनका कुछ मामला बैठा नहीं। तो उस टाइम क्या है, फिर पूरे राजस्थान में टिकटें कांग्रेस ने नहीं दी। तो कांग्रेस पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने नहीं दी, सब ये डिक्लेयर किया अभी अपने मतलब कांग्रेस के बिना सिंबल के ही लड़ना है अपने को। अच्छा। तो फिर मैं 28 नंबर वार्ड से बिना सिंबल के लड़ा था। तो मेरा चुनाव चिन्ह था एरोप्लेन, हवाई जहाज। जी। अच्छा, मेरे सामने भी राजकुमार जी महात्मा थे, वो रामपुरा बस्ती में रहते थे, वो भी कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस, वो भी उन्होंने भी कांग्रेस समर्थित लिखवाया, क्योंकि कांग्रेस ही वो थे, मैं भी कांग्रेस समर्थित लिखवाया। कुल मिला के भगवान ने मेरी इज्जत रखी, और मैं निकटतम प्रतिनिधि से दुगने से ज़्यादा वोटों से जीत अच्छा। मेरा उस टाइम। मतलब वो मेरे निर्दलीय लड़ा था, मतलब, लेकिन कांग्रेस का था, मैं कांग्रेस में ही आना था, और कांग्रेस की नहीं लड़ाया था, मतलब कहा भी था उन्होंने कि ठीक है। तो वो, तब मैं पार्षद बन गया। उसके बाद मैं ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में सेक्रेटरी बना, और फिर मेरे को जनार्दन जी ने जब अध्यक्ष थे, मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो 8-10-12 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा, डीसीसी में। हाँ, डीसीसी में। उसके बाद अभी 10-12 साल से मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो वो कंटिन्यू मेरा चल ही रहा है, मतलब कांग्रेस से। और अशोक जी का आशीर्वाद है पूरा, मतलब अशोक जी भी ये समझो कि वो ऐसे आदमी, इतने बड़े आदमी हो के, मेरी मम्मी एक्सपायर हुई जी। 12 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। और वो उसमें भी बैठने आए, घर आए आप? घर 4 दिन बाद ही, 16 अक्टूबर 2014 को 4 दिन बाद ही वो बैठे। तो ये उनकी महानता ही है। मैं तो उनके सामने क्या हूँ, कुछ नहीं। और मेरा संबंध भी उनसे भानु शंकर जी के थ्रू हुआ था, और भानु शंकर जी ने ही उनसे मिलवाया था, और उनके उनके साथ ही मैं चलता था, ठीक है। लेकिन फिर भी उस टाइम उन्होंने, मतलब ये, तो मेरे को लगा यार, मतलब ठीक है, तो अशोक जी मतलब है ही, ये समझो बात है 2014 की। जी। और उसके बाद फिर इसके एमपी के इलेक्शन थे। तो एमपी के इलेक्शन में आए थे वो, तो कोलायत में हेलीपैड पे उतरे।
तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भाई डिनर आप मेरे पास करोगे? तो मेरे कहने लगे डिनर तो मेरा वो है, बाकी मैं देखता हूँ, चाय पीने तेरे पास आता हूँ, आऊँगा लेट, मैं कितने बजे, 10 बजे आऊँगा। तो आ गए। तो अपने तो आते हैं तो अपना अपना हौसला बढ़ जाता है भाई, चीफ मिनिस्टर जैसा आदमी हमारे घर आ जाए तो अपने को तो ये अशोक जी में खासियत ही है कि वो अपने छोटे छोटे वर्कर का भी और सबका ध्यान रखते हैं पूरा। अरविंद जी, आपने पिछली बार भी बीकानेर पूर्व से हम्म, कांग्रेस से टिकट मांगी थी हाँ जी, हाँ जी। और इस बार भी आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हो, हम्म, तो आपके पास ऐसा कौन सा बेस है हम्म, आपसे कांग्रेस कन्विंस हो जाए और आपको टिकट दे दे? मेरे पास 2-3 है, 3-4 है बल्कि, और मजबूत है सारे। जी, एक तो मैं बताऊं जी, मेरा जो पोजीशन है ना बीकानेर में, एक नीट एंड क्लीन आदमी की पोजीशन है। मेरा कभी किसी से कुछ नहीं हुआ, मतलब हर जाति धर्म का जो लोग हैं ना वो मेरे से जुड़े हुए हैं। अब मान लो सब्जी मंडी की बात ही करें तो सब्जी मंडी में 3,000 से ज़्यादा परिवार हैं जो इससे रिलेटेड है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठेले वाले, सब्जी वाले, गाड़े वाले, व्यापारी, आड़ती, मजदूर, मुनीम, वो सभी जाति धर्म के लोग हैं, ठीक है। और वो बीकानेर हर कोने कोने में है। वो जब मेरे को टिकट मिलेगी तो वो सब ऐसे लगेंगे जैसे वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या। तो सबसे मतलब मेरे को मतलब जितने भी बीकानेर समाज हैं, और मान लो मोमडन की बात करें तो मोमडन की तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे सामने मोमडन कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा ना तो ज़्यादा वोट मेरे को मिलेंगे, क्या। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो मेरा समाज है पंजाबी समाज, उसमें हमारी जो कास्ट है पंजाबी, अरोड़ा, खत्री, मोदी, सिंधी, सिख, खैरपुरी, भावलपुरी, ये हमारे वोट करीब 60,000 वोट है, ठीक है। और ये आज से 50 साल पहले हमारी कास्ट की कांता खतौरी जीती थी, दबंग नेता थी, और वो जीती थी। उसके बाद किसी पंजाबी को मिला नहीं, ठीक है। तो ये पहले सीट बीकानेर पूर्व विधानसभा कोलैत का हिस्सा था, ठीक है। इसमें 35 साल तक देवी सिंह जी जीतते रहे, ठीक है। कांग्रेस का कोई कुछ नहीं हुआ। 15 साल से अब बीजेपी जीत रही है। इसलिए ये जो मेरे जो है दावेदारी, और मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों जीत जाऊंगा सीट क्योंकि हमारे जो वोट है 60,000, वो हमारे 90% ज़्यादा बीजेपी के पास जाते हैं, क्या। आपके समाज में जो कोर वोट है वो बीजेपी के? बीजेपी है, क्या। अच्छा, ठीक ये समझो डाइवर्ट जब हुई थी, एक बार मैं इलेक्शन लड़ा था जब पार्षद का, तो मेरा क्षेत्र भी लगभग बीजेपी का है, पर मैं था इसलिए डाइवर्ट हो गए, मेरे को मिल गए। या थोड़ा तब असर पड़ा जब भवानी शंकर जी मेयर के इलेक्शन लड़े थे, तो सबको पता था भवानी शंकर जी और अरविंद मिड्डा एक ही फैमिली है, एक ही बात है, तो उस टाइम वो डाइवर्ट हुए थे, ठीक है। और अब मेरे को जब देंगे टिकट तो ये जो पंजाबी वोट जो बीजेपी को जाते हैं, क्या, ये समझो 60,000, अभी तो पोल ये मुश्किल से 60% पोल होते होंगे, ठीक है जी, मैं अगर खड़ा होता हूँ तो ये 80-90% पोल होंगे, ठीक है। तो उसमें मैं सोचता हूँ कुछ नहीं, मान लो 45,000, 50,000, 48,000 वोट पोल होते हैं, उसमें 30-35,000, 30,000 ही मेरे को मिल गए, तो 30,000 का मतलब 60,000 होगा। हालांकि मेरे को मिलेंगे उसमें जो पोल होंगे उसमें 90% ज़्यादा वोट मेरे को मिलेंगे, उसमें 40,000 मेरे को मिले, क्या। 40 में भी कोई शक नहीं है, और मान लो 48 मिले तो 48-45 भी मेरे को मिल सकते हैं, क्या। अच्छा, क्यों मेरे उनसे समाज से मतलब सब मेरे को प्यार करते हैं, क्या। सब मतलब मेरे को कहीं ऐसी नहीं है, जितने जो भी हमारे संबंधित समाज है ना सबसे वो मिलेंगे। तो और वो वोट जाते बीजेपी के हैं, तो मेरे ये समझो कि वो वोट डाइवर्ट हो डबल फर्क पड़ जाएगा। अगर सपोज मैंने 35,000 वोट डाइवर्ट कर लिया तो 70,000 वोट मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए, जो मेरे को कांग्रेस के वोट मिलने हैं, जो मेरे बाकी समाजों से वोट मिलने हैं, क्या। और मेरे सब समाजों से अच्छी है, राजपूतों से मेरी बहुत अच्छी सेटिंग है, मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है। जाटों से मेरी बहुत अच्छी, विश्नोइयों से बहुत अच्छी, मतलब ब्राह्मणों से बहुत शानदार है, क्या। तो मेरा ऐसा कोई समाज ही नहीं है। मालियों से मेरी बहुत अच्छी सेटिंग है, मतलब ये समझो कि एक रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या, कि जो सीट अपन 50 साल से कांग्रेस हारी है ना, मैं वो उनको बहुत अच्छे वोटों से, मतलब शानदार वोटों से जीत के दूंगा सीट, ये क्या। ठीक है, आपने जो गणित बताई है उसके हिसाब से तो आपको पिछली बार भी टिकट देनी चाहिए थी। टिकट का जो मामला है ना वो अब हाईकमान के पास होता है, ठीक है। ये गणित उनको समझाते हो? हाँ, पिछली बार तो ज़्यादा नहीं कह पाया था, अब तो कह ही रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बस वो ये माहौल ऐसा होता है ना कि अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाते, क्या। अशोक जी से मैं मिला हूँ 2 बार, उनको बताया भी है, लेकिन वो ठीक है। अब बाकी तो अगर ये सर्वे हो जाए और वो स्पेशल पूछ ले में तो पता लग जाएगा, क्या। मतलब किसी को भी मेरे बारे में काट करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या नेगेटिव काम किया है। नहीं, अब तो जो सर्वे करने वाली जो एजेंसियां है ना, उनको इस इंटरव्यू के थ्रू पता चल जाएगी। पता चल जाएगा, तो सर्वे कर लेंगे तो उनको पता लग जाएगा भाई, सर्वे करो इंटरव्यू कंपनियों को पता लग जाएगा ना, ठीक है, आपके इंटरव्यू से।
तो कर लेंगे तो निश्चित वहाँ पे मेरा नाम जाएगा, इसमें कोई नहीं है शक। और मैं हकीकत भी बता रहा हूँ आपको कि मैं बताऊँ जी आपको, ये तो एक जो मेरा इलाका है मुक्ता प्रशांत जहाँ रहता हूँ, 20-25 हज़ार वोट वहाँ है, ठीक है, और वो सभी जाति धर्म के और सभी पार्टियों के हैं। ये भी समझो उसमें भी 80% ज़्यादा वोट मेरे को मिल जाएंगे। क्या उनको लगेगा अरविंद मिड्डा आ रहा है तो अपने ही आ रहे हैं। हाँ जी, आपने कहा कि मेरे कोई दुश्मन नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके प्रतिद्वंदी है ही अभी टिकट मांगने वाले लोग, वो तो सिस्टम है जी, उसमें मैं बुरा भी नहीं मानता। क्या तो आप उनके बारे में कहते नहीं हो ये आदमी ठीक नहीं नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऊपर आला कमान को ऐसे मैसेज नहीं कराते? नहीं नहीं, मैं नहीं करता, मेरे बस की बात भी नहीं है। मैं किसी के बारे में गलत बुरा बोल भी नहीं सकता। क्या मेरे को लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरे को खुद को गलत लगता है, मैं क्यों हूँ, उनको सोचना है। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे के बारे में भला बुरा मैं क्यों हूँ। और सबको हक है, क्यों नहीं मांगेंगे टिकट। क्या मान लो जो लगे हुए हैं मेरे जैसे और भी लगे हुए हैं, तो जो जो हक बनता है अपनी बात करे ना, और सबको टिकट मांगने का हक है। बस उसके बाद यही है कि जिसको टिकट मिल जाए। और हकीकत है, मैं पिछली बार सीरियस कैंडिडेट था। क्या जब वो टिकट मिली उनको, तो उस टाइम तो पहले नाराज़गी हुई मेरे को, मैं बैठ गया घर, ठीक है। तो कन्हैया जी का मैसेज आया, फिर वो आया, फिर मेरे को बुलाया कैसे। तो मैंने कहा जी, मैंने उनसे सीधी सी बात की, मैं कहा भाई साहब बात ये है कि बेईमानी तो मेरे से होगी नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ करूँगा नहीं। क्या नहीं करना पड़ेगा। तो मैं कहा मेरी बात सुनो, अगर आप जीत गए, मैं साफ से, आप जीत गए तो सीट आपकी होगी, मेरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो गई है, और मेरे समाज के वोट यहीं हैं और यहीं से मैं जीत सकता हूँ, और यही मेरा होल्ड है, ठीक है। और आपको मैंने अगर सपोर्ट किया और आप जीत गए तो मेरा तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो बताओ मैं आपको कैसे सपोर्ट करूँगा। क्या आपने ऐसा कहा उनको? मैंने कहा बिल्कुल, कन्हैया जी को मैंने स्पष्ट बात की। इर्द गिर्द सेठिया घर पे हमारी बात हुई थी। अच्छा, क्या वहाँ उन्होंने बुलाया था, मैंने साफ सी बात की कि मेरे से अंदर बाहर कुछ होता नहीं, मैं जो बाहर करूँगा वो अंदर एक ही चलेगा मेरा। और मैंने ये भी कहा कि बेईमानी मैं करूँगा नहीं, वोट मेरा आपको ही जाएगा। क्या लेकिन मैं, तो बोले फिर कैसे। मैं कहा आप बताओ कैसे। क्या तो क्या बताऊँ, सीधी सी बात यही है। तो फिर कैसे, तो मैं कहा और क्या बताऊँ, आप मेरे को क्या क्या कर सकते। बोले बताओ। तो मैं कहा यूआईटी में मेरे को आप करवा देना यूआईटी के चेयरमैन के लिए। सीधी सी बात, मैं खुली सी बात करता हूँ, सीधी सी बात। तो कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट यदि मैं एमएलए बना तो आपका सपोर्ट करूँगा, ठीक है, मैं सपोर्ट करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो तो फिर बाद में खुद बनने को तैयार हो गए थे। अब वो उनकी, मैं क्या क्या कह सकता हूँ। आपकी मदद करी कि नहीं करी उन्होंने? उन्होंने कहा अभी ठीक है, मैं देख रहे हैं, अपन कर लेंगे जैसा भी होगा। क्या तो उसके बाद मैंने उनको कहा, मैं कहा अभी ऐसा है कि मेरा तो है नहीं, अशोक जी से बात हो तो करूँगा। फिर अशोक जी से बात हुई, उस टाइम उन्होंने फ़ोन लगा भी, फिर अशोक जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरे को, अशोक जी ने कहा कि अभी भानी भाई है नहीं, अरविंद आपको संभालना है। क्या तो मैं उस टाइम चालू हो गया। सीधी सी बात है, ये अंदर की बात ही है, ईमानदारी से काम ईमानदारी से। मेरे से बेईमानी तो होती नहीं थी। क्या तो राजनीति में बेईमानी नहीं करने वाला आदमी चलता नहीं है वैसे? नहीं चलेंगे, नहीं सही, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आत्मा को खराब करके क्यों करे। मैं आपसे आपको लूँ, जब आप मेरे को मिलोगे जी, तो मैं देखेगा ना मैंने इनसे बदमाशी की है, बेईमानी की है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो वो बिल्कुल। और उसके बाद कन्हैया जी ने बात माना, और आज भी मानते हैं कि वो कहने लगे कि अगर अरविंद, तेरे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, तूने जिस हिसाब से काम किया। मेरे छोटे भाई, हमारी पूरी है हमारे पास, अपनी है हमारा ग्रुप जो है, जी, छोटा भाई ज़्यादा संभालता है, तो वो इलेक्शन वही संभालता है, ठीक है। तो वो सब लग गए, ठीक है, और सबने पूरा किया हर बूथ पे, चाहे एमएलए एमपी के जब भी इलेक्शन हुए हैं, जो बूथ मेरे अंडर में आते हैं उनको मेरे आदमी संभालते हैं, और कभी किसी से भी 1 रुपये भी नहीं लिया बूथ संभालने का या करने का, कुछ भी। चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, जितने भी इलेक्शन में हुए हैं, मैंने मेरे इलाके में जो बूथ मेरे हैंड ओवर होते हैं, जी, उसमें मेरे ही आदमी बैठते हैं और मेरे ही आदमी संभालते हैं। और कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे को आप 10 रुपये दे दो या 1 अच्छा, रुपये दो। खर्चा आप ही लगाते हैं? मैंने कभी नहीं कहा। और उनको भी ये बोल भी देता हूँ कि यहाँ से अगर कोई आदमी जाए आपको मांगने के लिए, तो उसको बोल देना कि मिड्डा जी उनके पास चला जा, वो देंगे। मैं कहा वो मतलब साफ ही कह देना कि कुछ नहीं होगा, मतलब आप मेरे नाम से पहुँच भी जाते हैं ना, कई तरह के आदमी होते हैं। तो मैंने कहा आप उसको बिल्कुल कह देना कि हमारा इनसे कोई वो बात नहीं है। ठीक है। तो अगर मेरे को वास्तव में इन्होंने दे दी ना टिकट, तो मैं ये जो 50 सीट हारे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत के दिखाऊंगा, बहुत अच्छे वोट मिलेंगे। क्या और उनको लग जाएगा कि हमने ठीक किया है। क्या 50 साल से सीट नहीं आ रही, वो लाऊंगा और अच्छे वोटों से ला के दूंगा। क्या और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब जनता ही करेगी। एक बात और है जी, मेरे को टिकट देने से ना कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा। बीकानेर जिले में तो होगा ही, जी, क्योंकि जो
समाज के वोट हैं या जो मेरे अच्छे मिलने वाले हैं वोट है, जब उनको लगेगा, चाहे बीजेपी माइंडेड के भी हैं, उनको लगेगा कि कांग्रेस ने अरविंद मिड्डा को टिकट दी है, वो वोट भी डाइवर्ट होंगे। जी। और जो मान लो बीकानेर पश्चिम में भी अच्छे खासे पंजाबी हैं, हमारे पंजाबी अरोड़ा, खत्री, मोदी, सिंधी, सारे ये हमारे समाज के जो जी। हैं वो अच्छे खासे वोट हैं, ठीक है, वो भी डाइवर्ट होंगे। खाजूवाड़ा में भी हैं, ठीक है तो ये वोट भी डाइवर्ट होंगे और इसका मैसेज तो पूरे राजस्थान में जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का मैं राजस्थान का संयोजक हूँ। अच्छा। मैंने राजस्थान के 27 जिलों में कार्यकारिणी बना दी है और मेरा टारगेट ये चल रहा है कि जो हमारे वोट पंजाबी वोट बीजेपी को जाते हैं, तो मैं इस जोड़ के और इनको कांग्रेस में डाइवर्ट करूं। जो 27 जिलों में तो बन गई है, बाकी भी चल रही है, तो मेरे को ये देंगे तो पूरे राजस्थान में मैसेज जाएगा ही, अरविंद मिड्डा को दिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है बताऊं, हमारे समाज वाले कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने अपने कुछ दिया नहीं, और हकीकत है कांग्रेस ने हमारे पिछली जो 200 सीटें बांटी थी उसमें एक भी पंजाबी को टिकट नहीं दी, जबकि हमारे पूरे राजस्थान में अच्छे खासे वोट है, ठीक है, एक भी पंजाबी को टिकट नहीं दी पिछली बार, ठीक है। अब जब लोगों कहते हैं भी कांग्रेस को वोट दो, तो कहते हैं, मैं कहता नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ये मैंने लोगों को तसल्ली दिला के जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है तो और ये जो 27 जिलों में मैंने जोड़ी है और वो भी जुड़ेंगे, और ये समझो मेरे को टिकट मिलने के बाद उनका ये बोलबाला खत्म हो जाएगा कि भी 200 में से एक भी पंजाबी को नहीं दी। और जब उनको पता है सबको भी मैं हर लिहाज से लगा रहता हूँ, ठीक है और एक कैंडिडेट भी मजबूत हूँ इस इलाके का भी, बीकानेर पूरा को भी। मेरे को टिकट नहीं, अगर निश्चित है अगर मेरे को टिकट नहीं मिलेगी तो हमारा समाज तो नाराज हो गई क्या और वो पूरे राजस्थान में भी मैसेज आएगा, क्योंकि मेरे पूरे राजस्थान वाले ही मैसेज कर रहे हैं सीएम साहब को भी क्या कि भाई अरविंद मिड्डा को दो, वो भी लगे, मतलब जहाँ जहाँ जिसका बस चलता है वो सब कर रहे हैं, उनको लगे अभी ठीक है ये होगा तो हमारा एक प्रतिनिधित्व आएगा। भाई हमारा भी प्रतिनिधित्व है ही नहीं पंजाबी समाज का विधानसभा में, ना कोई प्रतिनिधि कांग्रेस का नहीं है क्या, तो ये एक आप प्रदेश संयोजक होने के नाते भी आपका एक हक बनता है। हाँ अरुण जी, आप तो ये बताइए कि विधायक बन गए आप, तो आपके प्रायोरिटी में कौन सा काम रहेगा? मैं बताऊं जी, सबसे पहला तो ये बीकानेर की कायाकल्प करनी है। मतलब बीकानेर पूर्व विधानसभा का क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसका कोई मालिक नहीं। तभी जो अपनी विधायक महोदय है वो अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन मैं इसको काफ़ी कुछ इसमें बहुत कुछ जरूरत है चेंज करने, और सब करूँगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे बहुत पिछले कई सालों से एक बात दिमाग में घूमती रहती है, जब मैं कहीं वहाँ से गुजरता हूँ ना, चाहे मान लो रेलवे स्टेशन के पास से गुजरा या कहीं से, जहाँ मेरे को झुग्गी झोपड़ी वाले बैठे दिखते हैं, वो बेचारे गरीब होते हैं, सड़कों पे भी दिखते हैं, रात को सोते हैं वो ठंड में, और ऐसी बुरी कंडीशन उनकी होती है, वो मेरे दिमाग में आई कि मैं इनके लिए ऐसी सेटिंग कर दूँ कोई कि भाई वो इनको सबको जगह मिल जाए रहने के लिए, ऐसे इनके लिए फ्लैट को बना दें। तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि भाई ये जो मैं इनको झुग्गी झोपड़ी वालों को सही ठिकाने पे लगाऊं। जी अरविंद जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू।